अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, ईद तक तो लग रहा था कि मुल्क में सियासत थम सी गई है, लेकिन अब सियासी दर्जा हरारत फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है और हुकूमत के लिए एक नहीं बल्कि दो चैलेंजेस जो है, बल्कि तीन चैलेंजेस सर उठाए खड़े हैं। एक तरफ अपोजिशन की तहरीक है, दूसरी जानिब हुकूमत के अपने अंदर से उठने वाली जो अपोजिशन की आवाज़ें हैं, यानी अपने अंदर से जो है वो मुखालिफ आवाज़ें उठ रही हैं। और जिसमें इलेक्शन के अंदर जिस तरह से नताइज को तब्दील किए जाने के बारे से नून लीग के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। अफनानुल्लाह बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं, आबिद रज़ा कोटला बात कर रहे हैं। इन आवाज़ों के ऊपर भी नून लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तशवीश में मुब्तला है कि कैसे निपटा जाए इन आवाज़ों से। 30 नंबर पर नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है महंगाई का और मौशी चैलेंजेस। IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक और IMF प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम की जो शराइत होंगी वो भी काफ़ी सख्त होंगी। अब एक तरफ हुकूमत तहरीक से निपटना है, साथ साथ IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क के अंदर जो महंगाई की लहर आनी है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ऐसे में इन मूवमेंट्स को कैसे रोकेगी हुकूमत और बैलेंस आउट कैसे करेगी तमाम चीज़ों को, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में सीनियर साफ़ी तजज़ेकार मुज़म्मिल सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद मालिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। आगे चल के हम मईशत के हवाले से बात करेंगे पाशा साहब के साथ भी। बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका और मालिक साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि अतर काज़मी साहब, ये जो एक सूरत हाल बन रही है, एहतजाजी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और साथ साथ हुकूमत के लिए इन तहरीकों के साथ भी जो दूसरा बड़ा चैलेंज है तो हुकूमत के अपने अंदर से जो इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं, जो अपोजिशन फ्राम विद इन द गवर्नमेंट उन्हें फेस करनी पड़ रही है। राना सनाउल्लाह बयानात इस तरह के दे रहे हैं कि इलेक्शन से पहले खान साहब को जो इसीलिए सजाएँ दी गई कि उनको इलेक्शन में नुकसान पहुँचाना था। फिर वो उनका मोहसिन नकवी साहब के बारे में उनके बयानात, फिर मियां जावेद लतीफ़ की मुसलसल जो है इलेक्शन के ऊपर सवाल उनका उठाना, फिर आबिद रज़ा कोटला का सवाल उठाना, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का, और फिर अफनानुल्लाह भी पिछले हफ्ते बोल पड़े जनाब के ये इलेक्शन के अंदर नताइज तब्दील किए गए हैं। ये कितनी बड़ी एक नून लीग के लिए चैलेंजिंग सूरत आ रहा है तहरीक के साथ साथ? देखिए, पहली तो बात यह है कि इन इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते आए और मसलसल करते आए। जिस किस्म के फॉर्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखे, आपने खुद भी रिपोर्ट किया, दीगर दोस्तों ने भी रिपोर्ट किया, देखा कि बहुत सारी उसमें तब्दीलियां हुई हैं, तो वो एक डिसकॉन्टेंट तो है इन इलेक्शन के ऊपर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब जो नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही हैं वो कोई हुकूमत के खिलाफ आवाजें नहीं है। ये नहीं हो सकता कि ये लीडरान उठ के खुद ही इसी तरह बोलना शुरू हो जाए और इसके पीछे जनाब इनको मना किया जा रहा है कि आपने नहीं बोलना, और फिर भी वो बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जिस किस्म की हुकूमत है, अब हुकूमत लेके इनको एहसास हो रहा है कि हुकूमत हमारे पास है लेकिन स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं है। ईद से पहले भी जो खबरें आई कि जी नवाज साहिबा और मोहसिन नकवी साहब में किसी किस्म की ठन गई है क्योंकि वो अफसरान के वो जो तबादले का मामला था। अगर आप माजी को देख लें तो अक्सर जब इस तरह की खबर आती है तो कहा जाता है कि पंजाब या वफाक में मसला हो गया, या सिंध या वफाक में मसला हो गया। यहाँ कहा गया मरियम बीबी और मोहसिन नकवी में मसला हो गया, हालांकि दोनों जगह पे हुकूमत तो एक ही सियासी जमात की है। तो मेरे ख्याल में वो जो इनके पास स्पेस नहीं है, जो इनको फील हो रहा है अब कि हमने फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत तो बना ली है लेकिन उस हुकूमत के अंदर फिर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से उस स्पेस को वापस हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि हमें ज्यादा पुश ना किया जाए। हमारे इत्तेहादियों की जानिब से पीपल्स पार्टी वाले भी थोड़ा करें, ख्याल करें, अदरवाइज फिर अगर इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई तो फिर सबके लिए मसाइल पैदा होंगे। जी मुज़म्मिल साहब, एहतजाजी तहरीक से कैसे निपटेगी गवर्नमेंट, उस पर तो आप आगे चल के बात करेंगे। जो अपने अंदर से हुकूमत की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं एक के बाद एक, ये कितना चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए? मुझे नहीं लगता कोई चैलेंजिंग है। जो नाम आपने लिए हैं ये सारे इलेक्शन हार चुके हैं और मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। और ये आगे इनको पार्टी ने अकोमोडेट भी नहीं किया, ज़िमनी की टिकटें नहीं दी, सेनेट की टिकटें नहीं दी, और आगे इनको कोई रोल मिलता गवर्नमेंट में नज़र भी नहीं आ रहा। तो ये वो मछलियां हैं जो तालाब से बाहर हैं और तड़प रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी वजह से हुकूमत को कोई मसला है कि आपके ख्याल में जावेद लतीफ़ जो है वो मसला ये है मुज़म्मिल साहब के गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है फॉर्म 45 फॉर्म 47 की डिबेट की वजह से वो पहले इन क्वेश्चन है। फिर जब अपने लोग भी उस तरह की बातें करने लग जाएं जो पीटीआई या बाकी अपोजिशन कर रही है तो फिर जाहिर है एक इखलाकी तौर पर तो गवर्नमेंट के लिए एक बनती है चैलेंजिंग सूरत हाल।
आप कह सकते हैं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये कानूनी मामलात हैं। आबिद रज़ा कोटला साहब को अपने नताइज पर बहुत एतराज़ है और उनका ख्याल है कि जो उनसे जीता है वो नहीं जीता था और उसने जीत कर मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली। जीता वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे था और ज्वाइन उसने मुस्लिम लीग काफ कर ली। तो आबिद रज़ा कोटला साहब की अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस जीत पर वो अपनी जगह मौजूद हैं और गुजरात के इंतखाबात के हवाले से नताइज अपने के पर मुस्लिम लीग नून को भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि वहाँ पर कुछ जो निगरान हुकूमत थी उसने गुजरात में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर किया है और उनकी गुजरात की रिश्तेदारियों की वजह से गुजरात के नताइज मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छे नहीं आए हैं। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने एक और जगह भी कही और ये सब बातें क्लियर भी थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको जितना बड़ा बना कर पेश कर रहे हैं, ये इतना बड़ा मसला हुकूमत के लिए है जितना आप बना कर पेश कर रहे हैं। मालिक साहब ये बताएं कि जो मूवमेंट शुरू हो रही है, एक तो ग्रैंड जो एक अलायंस हुकूमत के खिलाफ बना है PTI लेड, जिसमें काफ़ी सारी जमातें शामिल हैं। मौलाना भी 20 तारीख को जलसा कर रहे हैं पेशीन में। ये पूरी एक यानी कि फुल थ्रॉटल एक मूवमेंट जो है वो शुरू होने जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ। ये कितनी चैलेंजिंग होगी देखते हुए कि खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, ये बाकी लोग कितनी इफेक्टिव मूवमेंट चला पाएंगे? यार देखें, ये जो चीजें होती हैं ये नंबर्स गेम। देखिए, इलेक्शन में सरप्राइज फुल करना आसान था, लोगों ने खामोशी से आके वोट डालने और घर चला जाना है। उसमें तो सरप्राइज करना आसान है। मुझे बताएं इसमें नंबर्स कहाँ से आएंगे? या मौलाना फजल रहमान नंबर लाएंगे, ठीक है ना, या PTI लाएगी। अब वो बेंगल साहब के नंबर तो नहीं आने, महमूद अचकज़ई के तो कोई नंबर नहीं है, GDA के भी कोई नंबर नहीं है। तो ये भी आई डोंट थिंक सो, बल्कि मेरे तो ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि कई चीजों का डर बेहतर होता है। और अगर आप नंबर आप करते हैं और हाँ ये तो बातें कर रहे हैं कि हम धरना भी करेंगे, आप धरना किस नंबर्स पे करेंगे, क्या करेंगे? सो दिस कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। मेरा ख्याल है जितना गवर्नमेंट को तो ज़ाहिर है परेशानी होती है, कोई भी डिस्ट्रप्शन हो परेशानी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के PTI को खासा को उस पर फैसला करना होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग एस्पेक्ट भी हो सकता है। अगर आपका वो नंबर्स ना आए तो ये एक डर होता है ना, ये निकल जाए तो ये भी बड़ा डैमेजिंग होता है किसी भी अपोजिशन पार्टी की। हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये जो अपोजिशन की तहरीकें शुरू हो चुकी है, हुकूमत के खिलाफ पूरा अलायंस बन के तहरीक चल रही है हुकूमत के खिलाफ, ये ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल तो है ही है। साथ साथ जो अपने अंदर से जो आवाज़ें बहुत सारी इख्तलाफी उठ रही हैं, राना सनाउल्लाह का हो गया मामला, मियां जावेद लतीफ़ का हो गया, अफनानुल्लाह का हो गया, और इसके अलावा आबिद रज़ा कोटला, काफ़ी सारे लोग अब एक के बाद एक शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा गंभीर बना रहा है नून लीग के लिए सूरत हाल को? जो PMLN वाले लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनका ख्याल है कि जावेद साहब को ज़्यादा गुस्सा इस बात का है, उनका ख्याल है कि मेरे 7 वाले हल्के में राना तनवीर क्यों जीत गए? हाँ, तो उसका गुस्सा उनको अपनी हार से ज्यादा है जीत का, तो शायद वो नहीं ठंडा हो पा रहा। राना साहब भी तो हम सुन रहे हैं कि प्रॉबेबली एडवाइजर कुछ आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने कहा नहीं मैं सेनेटर नहीं है, मैंने तो खुद लोगों की लिस्टें बनाई थी सेनेटर की, मैं कैसे किसी की जगह लूँ। तो जब मैंने उनको पूछा तो फिर आप वजारत या कोई ऐसी जगह भी लेंगे किसी की? पंजाब में कॉमेंट्री हो रहे हैं गालिबन, वो मुशीर दाखिला आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो मुझे पार्टी कहेगी, तो उसका मतलब वो मेंटली तौर पे तैयार है एडजस्ट होने के, जगह जगह मिल जाएगी। सो बट ये आई एग्री विद अभी जो बात थोड़ी सी सुन रहा था मुजम्मिल सरवर्दी साहब, हाँ मुजम्मिल की आवाज आ रही थी। आई एग्री विद मुजम्मिल कि ये कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। देखिए, असल क्राइसिस वो स्टेटमेंट थी जावेद लतीफ की, जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी, वो बड़ी डैमेजिंग है पार्टी के लिए। जब उन्होंने कहा कि जी मैंने बात की कि मेरा हल्का खोलें, तो उन्होंने कहा अगर आपका हल्का खोलेंगे तो फिर 130 भी खुलेगा। जी हाँ। और उन्होंने उसको फिर ब्लैकमेल कहा कि देखिए तो ब्लैकमेल है। जी हाँ। होना तो ये चाहिए था कि जावेद साहब कहते हैं हाँ जी खोलें, हमें किस बात की फिक्र है, हम तो जीते हुए हैं। अब वो वर्ड ब्लैकमेल ने जरा काम ज्यादा खराब कर दिया था। अतर काजमी साहब, ये मूवमेंट जो हुकूमत के खिलाफ शुरू हो रही है, ये जो शुरू हो चुकी है, ये कितनी आपको लग रहा है कि इफेक्टिव साबित हो सकती है? खान साहब जेल में है, बाकी पार्टियों की लीडरान है, बाकी उनकी पार्टी पूरी मैदान के अंदर है, लग रहा है आपको ये मूवमेंट कामयाब हो सकती है? कोई इफेक्टिव मूवमेंट चल सकती है विदाउट खान साहब? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप देख लें, अब मई के महीने में जो बिल्स आने हैं
और उसके बाद आगे गर्मियों में जो बिल्स आने हैं, तो बहुत सारी जगहों पे आप वैसे भी मुल्क में एहतजाज देखते हैं कि लोग बिजली के बिलों के साथ गर्मियों में एहतजाज कर रहे होते हैं। अगर हुकूमत कोई रिलीफ ना दे सकी, और शॉर्ट टर्म में उनके लिए रिलीफ देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और इस हुकूमत का इशू ये है कि ये हुकूमत कोई बहुत ज्यादा मजबूत पांव या बुनियादों के ऊपर नहीं खड़ी है। ये जिस तरीके से बनी हुई है हुकूमत के, यहाँ पे आपके वजीर खजाना भी बाहर से आए हुए हैं, आपके वजीर दाखिला आपको विरसे में मिले हुए हैं, तो हुकूमत के पास ना उस तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ना उस तरह की मॉरल अथॉरिटी है, ना उस तरह की पब्लिक सपोर्ट है। तो छोटी छोटी चीजें इनको ज्यादा बॉदर करेंगी। देखें 2014 में जब धरना वगैरह हुआ, नवाज शरीफ साहब किसी को पसंद हो या ना हो, उस वक्त देखें उनकी हुकूमत का एक मैंडेट था। अभी तो जो हालत है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको भी बताते हैं, हमें भी बताते हैं कि यार ये बंदा भी हारा हुआ है, वो बंदा भी हारा हुआ है, और फिर जो आपके इत्तेहादी हैं वो इस हद तक शाये हैं या शर्माते हैं कि वो आके काबीना में बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब आप पहले निजकारी कर लें, बेच लें, ये PIA वगैरह बेच लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद हम सोचेंगे, फिर हम आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए तो मुश्किल हो सकती है। ये मुश्किल करें ना करें अपोजिशन वाले, जो इकोनॉमिक हालात हैं अगर उनमें बेहतरी ना आई और महंगाई में इजाफा हुआ, तो वैसे हुकूमत के लिए जो अवामी रद्द अमल आएगा उसकी वजह से जो है उनके लिए चीजों को चलाना इतना आसान नहीं होगा। क्या इससे हुकूमत टॉपल हो जाएगी? नहीं, इससे हुकूमत टॉपल नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे वाइज हेड्स जो सोच रहे होते हैं कि हुकूमत किस तरह चलनी चाहिए, शायद उनकी थिंकिंग में कोई जो है ना, जिसे कहते हैं, तब्दीली आ जाए। जी मुज़म्मिल साहब, ये तहरीक आपको कामयाब होती हुई नजर आ रही है हुकूमत के खिलाफ जो अब शुरू हो चुकी है, और जो बात करें अतर काज़मी साहब की, हुकूमत खुद महंगाई करके, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, इस तहरीक की कामयाबी का सामान हुकूमत खुद प्रोवाइड कर रही है। देखिए, हुकूमत के जाने के दो ही तरीके हैं। एक तो यहाँ अददी तौर पर पार्लियामेंट से अदमी अदमात के ज़रिए हुकूमत चली जाए, दूसरा कोई इनकलाब आ जाए और अवामी समुंदर हुकूमत को बहा कर ले जाए। अब अतर कादमी साहब ने एक नई सूरत हाल उसमें बयान की है कि कोई वाइट हेड्स हैं जो इनके नज़दीक, जो ये देखें कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही तो वो हुकूमत बदल दें। दाना आप जैसे, चलो जी, वाइट हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, आप जैसे दाना मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। तो जिन दाना लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो इस नतीजे पर पहुँच जाएं कि ये हुकूमत तो चल नहीं रही है, तो अडयाला से हुकूमत निकाल कर इस्लामाबाद में लॉन्च कर दी जाए। ये आखिरी उम्मीद है तहरीक इंसाफ की कि किसी तरह दाना लोगों को ये अकल आ जाए कि अडयाला वाले को वज़ीर आज़म बना दें। अगर दाना लोग ना बनाएं तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन, कोई हल नहीं है। आपका सारा मफरूज़ा तहरीक इनकलाब, उसमें कोई जान नहीं है। जान सिर्फ एक फ़िक्र में है कि दाना लोगों को समझ आ जाए कि अडयाला वाले के पास मसाइल का हल है। मुझे नहीं लगता कि दाना लोग जो हैं वो इस ट्रैप में आएंगे कि अडयाला वाले के पास मसाइल का हल है। अडयाला वाले को 4 साल देखा जा चुका है, उसके पास कोई हल मौजूद नहीं है, ये सब जानते हैं। एंड ही इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर द दाना पीपल, वाइस पीपल, एज पर अतर काज़मी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तहरीक में कोई जान है, और मुझे नहीं लगता कि वाइस पीपल भी इस वक्त कोई यू टर्न या कोई इस किस्म की पोजीशन में है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वाइस पीपल जो हैं वो शेर अफजल मरवत की तरह सोचते हैं। सही है, चलिए एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। एक प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से बात करेंगे इस सारे माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। कुछ बातें चल रही थी ईद से पहले मुफाहमत की, कि मुफाहमत हो सकती है, ईद के बाद कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मुल्क में सियासी माहौल के हवाले से कि अब ईद के बाद जब सियासत शुरू हुई है मुल्क के अंदर, तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। मालिक साहब ये बताएं कि सारे माहौल के अंदर आप क्या समझते हैं कि ईद से पहले तो कुछ बातें चल रही थी कि शायद ईद के बाद कोई मुफाहमती माहौल मुल्क के अंदर पैदा हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ ट्वीट्स वगैरह भी इस तरह के आए थे। क्या लगता है आपको, कोई मुफाहमत का रास्ता खुलने वाला है या सख्ती होगी मजीद? नहीं, देखिए अभी तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। एक दिन खान साहब का बयान आया जर्नलिस्ट से बात करते हुए, उन्होंने कहा यार मैं अगर बाजवा से 2 बार ही मिल सकता हूँ जिसने मेरी गवर्नमेंट गिराई थी, तो मैं तो किसी से भी मिल सकता हूँ। मैंने कहा शायद चलें, ये एक CM भी था, एक CBM आ रहा है, तो वो बिल्कुल एक आपको दूसरी स्ट्रीम नजर आती है। मेरा ख्याल है इसमें पहले तो देखा जाएगा कि जुडिशल फैसले किस स्पीड से होते हैं और किस रुख में होते हैं।
अगर जुडिशल रिलीफ मिलती है खान साहब को तमाम बड़े केसेस के अंदर, अभी वैसे वो 190 मिलियन पाउंड भी पड़ा हुआ है, अभी 9 भी पड़ा हुआ है, जल्दी नहीं होगी, और अगर वहां से रिलीफ मिलती है फिर तो शायद कोई रास्ता खुल जाए, कोई बातचीत का, रिप्रोचमा मजबूरी बने इनसे बातचीत। अगर जब तक वो रिलीफ नहीं कोई आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे प्रेशर होगा बात करने का पास दैट डी पे। और दूसरा ये बहुत डिपेंड करेगा समझ कि अगले 6-7 महीने में गवर्नमेंट कैसी चलती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी लगी कि ये संभाल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये रिप्रोचमा उतना ही दूर होगा, बिकॉज फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे वो उनकी अफादियत कम होती जाती है। और याद रखिए कि इस वक्त जो बात कर रहे थे ना ये दाना लोगों की, इस वक्त दाना लोग और गवर्नमेंट एक किश्ती में, और वो पहले दे विल गो द फुल हॉग किसी भी तरह ये निज़ाम चले, बिकॉज जितना इसमें कैपिटल पॉपुलैरिटी का या अपने इमेज का अगर PMLN वगैरह का लगा हुआ है, उससे दुगना कैपिटल जो है ना इमेज का और क्रेडिबिलिटी का, वो इंस्टीट्यूशन का भी लगा हुआ है। वो पूरी कोशिश करेंगे हर कीमत पे ये चलें। और जो हम बातें सुनते रहे हैं उससे अंदाजा ये है कि वो चाहते ये हैं कि किसी तरह साल 1.5 साल अगर मिल जाए इस गवर्नमेंट को, तो फिर इकोनॉमी की कुछ चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है जैसे मैंने शुरू में कहा था, जहां अगर आपको लगेगा कि गवर्नमेंट पाँव पकड़ रही है और ये इसके मट्टी आ रही है इसके पाँव के नीचे, उतना ही रिप्रोचमा या डायलॉग दूर होगा। बिकॉज अभी तक ये भी किसी को नहीं पता कि अगर आज कोई रिलीफ आती है खान साहब को और उनको जुडिशियल सांस उनको आता है, उसके बाद वो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या रिस्पांस और एग्रेसिव होगी या मॉडरेट होगी। बिल्कुल सही है। आपको क्या लग रहा है अतर काज़मी साहब, कोई स्पेस PTI के लिए बनती नजर आ रही है मुफाहमत के बारे से? नहीं, मुझे नहीं लगता। ईद से पहले खबरें तो आ रही थी कि कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और शायद इमरान खान साहब की वापसी का सफर शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल है कि जहां पे कोई इंस्टीट्यूशनल या कोई इस किस्म की इमरान खान साहब को कहीं से रिलीफ मिले। बल्कि मेरा तो ये कंसिस्टेंट व्यू है कि किसी भी इदारे से, चाहे वो ECP हो जाए, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा ये पिटीशन वगैरह भी लेके जाते रहे, वहां से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस वक्त इनका केस उस लिहाज से काफी कमजोर है। हाँ, जब भी चीजें आवाम के हाथ में आएंगी तो फिर ये डिपेंड करता है कि अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी भी वैसी रही जैसी PDM की हुकूमत की थी, तो वहां पे उनको रिलीफ मिलेगा। और वो 8 फरवरी को मिला है, जो एक बहुत बड़ा कुछ लोगों के लिए सरप्राइज था, सेटबैक था। अब उस अवामी वेव के काउंटर आप कब तक जो है वो जोरे बाजू के ऊपर हुकूमत कायम रखेंगे, हुकूमत को चलाते रहेंगे, मामलात को चलाते रहेंगे, वो जुड़ा हुआ है मामला आपकी इकोनॉमी से। अगर इकोनॉमी बेहतर होती है, चीजें की कमी होती है, प्राइसेस वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट आती है, मईशत हमारी अपने पांव पे खड़े होने की जानिब बढ़ती है, खड़ी नहीं होती बढ़ती है, तो फिर तो कोई मसाइल जो है लगता है कि कम हो सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये सस्टेनेबल नहीं है। जितना मर्जी जो है कोशिश कर लें सारी जमातें मिल के और उनके इत्तेहादी, लॉन्ग टर्म जो है इस मामलात को इस तरीके से चलाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। जी मुज़म्मिल साहब, क्या आपको लग रहा है कोई मुफाहमत होने जा रही है या मजीद सख्ती होगी 9 मई के केसेस को लेकर PTI के लिए? लेकिन 9 मई के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और उनके ट्रायल्स मुकम्मल होंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके ट्रायल्स ना हो। मुझे ये भी लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आगे का सेनेट के मुकम्मल होने के बाद आईनी तरमीम वगैरह का रास्ता भी निकल सकता है। चले मालिक साहब, ये पीपल्स पार्टी का जरा बताइएगा, इनका क्या मामला आपको लग रहा है? इनके एक तो काबीना में शामिल नहीं हुए, वो देख रहे थे कि ज़रा मुआशी सिम देखते हैं हुकूमत की क्या होती है, कारकर्दगी क्या होती है, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। पिछले हफ्ते खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, तो वो यही कह रहे थे कि हमारी हुकूमत की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मोहसिन नकवी या मोहम्मद औरंगजेब साहब नहीं है, बल्कि आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में मौजूद होना हमारी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये पीपल्स पार्टी का आपको क्या लग रहा है कि आप ज़ाहिर आगे IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, उधर से मूवमेंट्स भी शुरू हो रही हैं हुकूमत के खिलाफ, प्रेशर बड़ा सख्त आना गवर्नमेंट के ऊपर, जब महंगाई होनी है, बिजली गैस पेट्रोल सब कुछ महंगा होना है, तो पीपल्स पार्टी इस बर्डन को शेयर करेगी? नहीं, पहले मैं एक उस बात पर कमेंट कर दूं कि जो भी मुजम्मिल बात कर रहे थे, अगर आपसे यही फैसले नहीं हो रहे कि कभी आप डार साहब को बना देते हैं प्राइवेटाइजेशन में पार्टी का हेड, कभी आप उनको CCI के अंदर उनके नामों की गेम शुरू हो जाती है, ये तो आपकी अपनी गवर्नेंस की बातें हैं। सो अगर और क्या करें, आपको इलेक्शन पकड़ा दिया, आपकी गवर्नमेंट बनवा दी है,
इससे आगे आपको आगे निवाले तो नहीं मुंह में डालेंगे, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? आपको गवर्नमेंट बन गई है आपकी, जब आपकी बनती नहीं थी तो आपको इलेक्शन दे दिया उन्होंने, और क्या करें वो? सो ये अगर जो कहते हैं ना, इफ एनीबडी विल डाई बाय द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट विल बी द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये ना एक्सपेक्ट करेंगे जी तो हो ऐसे ही अस्सी की वैसे हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं, नहीं है। अब उल्टी गिनती इस हुकूमत की शुरू हुई भी है, उल्टी गिनतियां PMLN की शुरू हुई भी है। अब ये बड़े हम क्लियर हो जाए तो उसमें बेहतर है, इसमें अब वो नहीं है। जितना उन्होंने इनके लिए उठा लिया बोझ, माजी में कभी किसी ने गवर्नमेंट के लिए इतना किसी इदारे ने नहीं उठाया। सो उल्टी गिनती इनकी शुरू हुई है। देखिए अब आ गया पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में एक ही सवाल करता रहूं कि मेरा तो सवाल ये है कि जरदारी साहब सदर क्यों बने हैं दूसरी तरफ? वो प्रोटोकॉल के लिए तो नहीं बने, वो केसेस में इम्यूनिटी के लिए नहीं बने, उनके कोई केस ऐसे खतरनाक जगह नहीं है जहाँ इम्यूनिटी का खतरा हो, उनको सब कुछ हो। वो उनको पता है कि एक वक्त आना है, अव्वल तो 2-2.5 साल अगर ये गवर्नमेंट चल जाती है तो तब तक सख्त फैसले हो गए होंगे। वो तब अपना सियासी फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी को कब उन्होंने दरमियान में लाना है, क्या क्राइसिस बनाना है, क्या नहीं बनाना। और अगर कहीं भी तलवारें परमानेंट नहीं होती, समझ, एक वक्त आना है जब PTI ने बात करनी है, जिस तरह भी होगा होगा। वो कहाँ होगी वो बात होगी सदारती महल में। वो पीस मेकर होंगे। वो उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाला है जहाँ वो पीस मेकर है, और इस मुल्क पे द पीस मेकर इज ऑलवेज द किंग मेकर। तो वो उस वक्त शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के लिए पीस मेकिंग नहीं करेंगे कि उसके बेनिफिशियरी वो निकले। वो सब पीस मेकिंग करेंगे अपने साहबजादे के लिए, अपनी पार्टी के लिए। वो जो पार्टी में नहीं आए, इस वक्त कैबिनेट में नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए कि जी PIA बिक जाएगी तो हम आएंगे। तो आप देखेंगे वो PIA बिकने के बाद भी नहीं आएंगे। उन्होंने आईनी ओहदे लिए ताकि कोई भी निजाम ऊपर नीचे हो, आपके पास परमानेंट चीजें ही हो, और वो आईनी ओहदे जो बड़ी पावर गेम्स के अंदर क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये पावर गेम्स के लिए ओहदे हैं, ये ओहदे आम पॉलिटिक्स के लिए ओहदे नहीं। तो उन्होंने काफी लॉन्ग ड्रॉन आउट आई थिंक प्लान किया है, किया है, और उनका ठीक है। जो गालियां पढ़नी है ये PMLN वाले पर खाएं, उनको भी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ी पड़ेंगी ना। लोग कहेंगे हाँ जी आपने हुकूमत बनाई हुई है, तो आप ये तो नहीं कहते थे कि बजट इतना सख्त आया। सही है, बट वो कम होगा। सही है। अतर कादरी साहब, ये रियलिस्टिक है पीपल्स पार्टी की अप्रोच के गालियां नून लीग को पड़नी है, हमें कोई गालियां नहीं पड़नी, हालांकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है, सारा बर्डन जो है उनके ऊपर भी बराबर नहीं आना? गालियां पड़ेंगी समझ, कम पड़ेंगी। अच्छा जी, नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी क्लेवरली, उन्होंने पिछली हुकूमत में भी आप देख लें तो उन्होंने स्पीकरशिप रखी हुई थी, अभी वो चेयरमैन सेनेट के बात होती है, सदारत का ओहदा उनके पास है, लेकिन बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटीज है ना वो बदल चुकी हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब 2 साल के बाद जो है वो कहें कि हमारा बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं था और उस पे जो अवामी बैकलैश होगा। देखिए पावर मेकिंग वो कर सकते हैं, पावर कॉरिडोर्स में वो उठ बैठ सकते हैं, लेकिन बिलावल की सियासत को उन्होंने 15 साल पीछे कर दिया ये सदारत लेके, इस हुकूमत का हिस्सा बन के। और पीपल्स पार्टी के अंदर जो उस मीटिंग्स में लीडरान बैठे थे, आपकी भी उनसे बात होती है, बिलावल साहब ने कितना इसके ऊपर एहतजाज किया। बिलावल ने रिवाइव करने की कोशिश की कि पंजाब में अपना वोट बैंक थोड़ा सा रिवाइव करें, लेकिन जरदारी साहब का सदर बनने के और ये सारे चक्कर के अंदर ऑल्दो कि उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल किस्म की सियासत की है, लेकिन अवामी सियासत के अंदर उन्होंने अपना कद मजीद कम कर लिया है। और अब अगर जिस तरह चीजें जा रही हैं, जो हमने 8 फरवरी को देखा कि बल्ले का निशान भी नहीं था, तमाम तर ताकतें आपके खिलाफ थी, फिर भी अवाम ने एक रद्द-ए-अमल दिया, तो वहां पे मुझे जरदारी साहब लूजर नजर आते हैं अवामी सियासत के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इस फैसले के बाद पंजाब में उनका वोट बैंक या KPK में उनका वोट बैंक रिवाइव होगा। हाँ, वो पावर ब्रोकेज वो जो करते हैं इधर उधर मिलके कोई बना लेंगे, वो करते रहेंगे, पर उस कब तक वो सिलसिला चलेगा उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुज़म्मिल साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के पीपल्स पार्टी का जो रोल है, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने गेन किया है या लॉन्ग टर्म में लूज कर गए? देखिए, मुझे नहीं समझ आती जब कहते हैं कि वो सारे आईनी ओहदे ले गए हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार के खेल में सेनेट की वो हैसियत नहीं है जो कौमी असम्बली की हैसियत है। बजट कौमी असम्बली से पास होता है, वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से बनता है, और तमाम फैसलों के लिए कौमी असम्बली बहुत अहम समझी जाती है। कौमी असम्बली का आईनी ओहदा तो पीपल्स पार्टी को नहीं दिया गया स्पीकर का, हालांकि वो मांगते रहे। उन्हें कहा गया कि आपको स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नहीं दिया जा सकता, वज़ीर आज़म अगर हमारा होगा तो स्पीकर भी हमारा होगा।
चेयरमैन सेनेट के लिए अभी टाइम मौजूद है। मैं कबल अज वक्त कुछ नहीं कहना चाहता कि काकड़ साहब बनेंगे या गिलानी साहब बनेंगे और पीपल्स पार्टी को वहाँ क्या मिलता है, लेकिन चेयरमैन सेनेट तो एक मुतबादल सदर होता है कि अगर जरदारी साहब किसी वक्त ले ऑफ हो जाएं तो वो सदर हो जाएगा। लेकिन जो उम्मीदें हैं लोगों को कि 2 साल बाद जरदारी साहब पलटी खाएंगे और नून लीग को घर भेज के बिलावल को वज़ीर आज़म बना देंगे, बेटा वज़ीर आज़म होगा, बाप सदर होगा, PTI ने बिलावल के हक़ में वोट डाला होगा और उमर अयूब उनके साथ बिल्कुल, और शेर अफजल मरवत और सारे वजारतें लेके बैठे होंगे। ये हसीन मंजरनामा हकीकत से बहुत दूर लगता है। ये कहीं PTI जो है वो इलेक्शन के करीब 2029 के इलेक्शंस के करीब पीपल्स पार्टी के साथ जाकर शराकत इक़्तिदार कर रही होगी। मुझे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। और ना इक्वेशन ऐसी है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर कोई मरकज में हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है, उन्हें उसके लिए और जमातों की भी मदद चाहिए होगी। तो जब एतमाद उठ जाए तो फिर बाकी जमातों की सपोर्ट भी मिल ही जाती है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सरवर्दी साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका और मालिक साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन का मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जा रहा है। पाकिस्तान को कितने अरसे का प्रोग्राम लेना चाहिए और इसका हजम क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशनलिटीज़ इस मरतबा कितनी सख्त होंगी, दिवाली का खतरा क्या पाकिस्तान के सर पे अभी मंडला रहा है या फैल चुका है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। हफीज़ पाशा साहब से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी मईशत जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जब से हुकूमत आई है चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में चैलेंजेस इसलिए बढ़ेंगे कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जा रहा है। शायद उससे किसी हद तक स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन नीचे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का शायद एक तूफ़ान आ जाए। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है और इस प्रोग्राम में जाने से पहले किस तरह की सख्त कड़ी शराइत पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना होगा, उससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ऊपर कितना ज़्यादा असर आएगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को कितने टाइम के लिए जाना चाहिए IMF प्रोग्राम में और इसका हजम कितना होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है कि हम फिर से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाएं, जिसका दौरान जो होता है तकरीबन पीरियड जो है वो 3 साल पूरे होता है। और पाकिस्तान को एक सेट फार्मूला के तहत जो SDR कोटास हैं हमारे, उसके बेसिस पर IMF डिटरमिन करती है कि हम किस अमाउंट ऑफ लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वाज़े तौर पर ये तय हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ सकते। तो सर ये बताएं मुझे कि प्रोग्राम में कितनी सख्त कंडीशंस हो सकती हैं IMF की, पाकिस्तान के हालात और ज़रूरियात को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना साहब तो ये कह चुके हैं औरंगज़ेब साहब के इसे IMF प्रोग्राम ना कहा जाए बल्कि इसे पाकिस्तान प्रोग्राम कहा जाए। तो इससे लग ये रहा है कि जितनी सख्त कंडीशंस IMF की तरफ से कंडीशनलिटीज़ आएंगी उन पर मनोन अमल दरामद हम करने जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इस मर्तबा पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है कि हम किसी तरह से वायलेट करें जो हम प्रोग्राम में जो कंडीशनलिटीज और रिफॉर्म्स की एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज दस्तखत की जाती है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। वो एक रिटन कमिटमेंट होता है रिफॉर्म्स का। अब किस तरह के रिफॉर्म्स के इम्कानात ज्यादा है? आपके पिछले एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, जिसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें जो टैक्स का जो पैमाना था उसको तकरीबन 11% से बढ़ाकर 16% ले जाना था GDP का। और अगर इसी तरह का टारगेट रखा जाता है आने वाले 3 साल के प्रोग्राम में, तो आपको हर साल जो नॉर्मल इजाफा है रेवेन्यूज में, उसके ऊपर 1200 से 1500 अरब के स्पेशल टैक्सेशन प्रपोजल्स लाने होंगे। और इस मर्तबा मैं ये भी कह दूं कि फोकस IMF का ज्यादातर फेडरल गवर्नमेंट पे रहा है। अब इनका फोकस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ बढ़ जाएगा, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्स के निजाम को बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड छोड़ा है।
और उन पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, खर्चों में भी और रेवेन्यू जनरेशन में। अब आप खर्चों की तरफ आ जाएं तो एसओईज पर जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं उसकी सख्त कमी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुहिम, गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज, ऑटोनमस बॉडीज, अटैच्ड डिपार्टमेंट्स सौों में से हैं, उन सब को देखकर जीरो बेस बजटिंग से देखना पड़ेगा कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे और कौन से हमारे 18वीं तरमीम के वायलेशन में है। तो दिस टाइम the IMF is going to insist on very strong commitment to reforms। और अगर किसी एक क्वार्टरली रिव्यू में गड़बड़ हो गई तो हमारे पास मार्जिन नहीं है, रिजर्व्स इतनी तेजी से गिरेंगे कि अल्लाह बचाए हम बहुत मुश्किलात में आ सकते हैं। तो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। पाशा साहब, आज पहले जो पाकिस्तान के सर पे डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा था, क्या वो खतरा अब भी मौजूद है या अब सबसाइड हो चुका है? देखिए, बात यह है कि आप इस साल भी देखिए, अभी तक जो तकरीबन आपके 9.5 महीने के लगभग गुजर चुके हैं, आपको हैरत होगी कि IMF प्रोग्राम की छतरी के बावजूद पाकिस्तान को कोई भी प्राइवेट लेंडर $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और प्राइवेट लेंडर्स कौन है? एक तो आपके इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स, खासतौर पर चाइनीज बैंक्स, वो आपको नया लोन नहीं दे रहे। दूसरा, आपके बॉन्ड्स की फ्लोटेशन, जो सुकूक यूरो बॉन्ड्स आप फ्लोट किया करते थे, अभी तकरीबन $8 अरब पेंडिंग है। और आपको तो सुन के शायद ये भी अंदाजा होगा कि इस महीने तकरीबन 2 के बाद हमें $1 अरब के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के पैसे देने हैं। उससे हमारे रिजर्व्स जो हैं वो $1 अरब गिर जाएंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स अगर आप मुनासिब लेवल लें इंपोर्ट्स के तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के हैं। सेफ लेवल होता है 3 महीने का। जी हाँ। और अगर बीच में एक गैप आ गया और बाहर के क्रेडिटर्स ने पाकिस्तान को कुछ महीनों के लिए पैसा देना रोक दिया तो वी विल बी वंस अगेन बैक टू $4 बिलियन और सो। खुदा न खास्ता वो लेवल था जून पिछले साल का, जब हम दिवालिये के बहुत करीब आ चुके थे। मगर अल्लाह का फजल है कि स्टैंड बाय फैसिलिटी जुलाई में आया, उसके नतीजे में हमें $4-5 अरब एक्स्ट्रा मिले और हम आगे बढ़े। तो सर ये बताएं, ये सख्त एक तरफ IMF कंडीशनैलिटीज़ होंगी जिसकी सूरत में, जिसके नतीजे में बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा होना, दूसरी तरफ मुख्तलिफ एहतियाजी तरीके भी हुकूमत के खिलाफ शुरू हो चुकी हैं। तो इन तहरीक के अंदर भी अवाम ज़रा ज़्यादा फिर निकलते हैं और महंगाई की वजह से भी लोग बाहर निकल आते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा कि तहरीक से भी निमटना है, लोगों को नाराज़ भी नहीं करना, और साथ ये जो IMF की कंडीशन है उन पर अमल दरामद भी करना, ये बैलेंस आउट करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, बहुत संगीन हालात हैं। सियासी तौर पर जो कश्मकश होने वाला है और शुरू हो चुका था, वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस वक्त पाकिस्तान को एक मुस्तहकम और एक सॉलिड किस्म के गवर्नेंस की ज़रूरत थी। हमें बहुत सख्त रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने हैं। और ये देखिए कि अप्रैल के एंड में हम जो है बजटरी प्रोसेस अगले साल का शुरू हो जाता है और पीक पे आ जाता है मई में। तो ये प्रोसेस में आप सारे प्रपोजल्स, टैक्सेशन प्रपोजल्स, आपके एक्सपेंडिचर कंटेनमेंट, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम वगैरह वगैरह सब तय करते हैं। और साथ साथ IMF के साथ बातचीत भी चल रही होगी नए प्रोग्राम के लिए। इसके लिए any government needs to have some peace and जिसे कहते हैं quiet to be able to discuss and agree on a comprehensive reform agenda। खतरा यह है कि the energies will get diverted। तो इस बात से भी हमें बहुत परेशानी है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही परेशान कुन वक्त है। मैंने पाकिस्तान पे पिछले 40 साल रिसर्च किया है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये तकरीबन एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त आया है। और ऐसे वक्तों पर सारी ताकतें, आपके सिविल वगैरह, सबको मिलजुल कर बैठ के
पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा पाशा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आई थी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जिसमें वो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले साल यानी 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह गिरते गिरते 12.2% तक आ जाएगी। आपको अक़वाम मुत्तहिदा की ये फोरकास्ट कितनी रियलिस्टिक लगती है? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ न्यूयॉर्क में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूएन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अगर आपको फोरकास्टिंग देखनी है तो आप वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह और प्राइवेट जो फोरकास्टिंग इदारे हैं उनको देखें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफरात ज़र्ब के आउटलुक क्या हो सकता है। सबसे पहले अगले साल के आगाज से पहले ही या कुछ फौरन बाद बिजली और गैस के निर्खों में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, इसलिए कि सर्कुलर डेट कम हो ही नहीं रहा है। कोशिश जितनी करें आप, कम नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट रन में खास तौर पे अगर आप IMF प्रोग्राम में चले गए। दूसरा, अगर आपको वापस मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे जाना है तो आपके रुपए कीमतें जो हैं इंपोर्ट्स की वो कुछ बढ़ जाएंगी। तीसरी तरफ आपको टैक्स के निज़ाम को फैलाना है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल IMF ये कह सकता है कि आपने पेट्रोलियम लेवी जो लगाया उसके नतीजे में सेल्स टैक्स आपने कम कर दिया, वापस ले आइए सेल्स टैक्स। तो ये इस तरह के इक़दाम अगर आपको करने पड़े तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इस साल एवरेज पूरे साल भर का 25 के लगभग होगा। में हमारा अपना फोरकास्ट ये है, जिस पे हमने बहुत काम करते हैं, हम पाकिस्तान की इकॉनमी पर हमने मॉडलिंग की भी है। हमारा फोरकास्ट ये है कि ये तकरीबन 18% अगर गिरे तक तो बहुत अच्छा होगा, इससे ज्यादा नामुमकिन लगता है। अच्छा साहब, आपने की थी टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के हवाले से, क्या IMF भी हमें कह सकता है कि ये बढ़ानी है, बल्कि ज़रूरी लाजमन कहेगा। और आजकल टैक्स इस्लाहात की भी बड़ी बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको वाक़तन कुछ सीरियस किस्म की टैक्स इस्लाहात होने जा रही है, या फिर वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की गर्दन पे ही हाथ डलेगा और उनके ऊपर ही मजीद बोझ डाल दिया जाएगा टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के लिए? ये नामुनासिब होगा और जो खतरा जिसका आप इशारा कर रहे थे सियासी, वो और बढ़ जाएगा अगर आपने जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स खासतौर पर मिडिल इनकम और लोअर इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एसेंशियल आइटम्स पे बढ़ा देंगे। देखिए, वक्त ऐसा आ गया है कि लोग एहतजाज करने के लिए खुदा न खास्ता आगे आ जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान में फाइनली कि जो अशरफिया इस मुल्क के बेतहाशा मराद इनको मिले हुए हैं, टैक्सेशन में, सब्सिडीज में, प्राइसिंग में, एक्सेस टू लैंड वगैरह, सब आपको रिव्यू करके जल्द से जल्द खत्म करना है। इसलिए कि ये सारे मराद जो दिए गए हैं अशरफिया को पाकिस्तान के, ये कम अज कम हमने जो रिसर्च किया है 5 से 6 हज़ार अरब का तोहफा है जो अशरफिया को दिया गया है। उसका वक्त आ गया है उसको कम और अल्टीमेटली खत्म करने का। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तफसील गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब की। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।